वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 1 करोड़ लोगों को मिशन रोजगार के तहत इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपके लिए वहीं ले चलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और रोजगार कार्यक्रम के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इसे शुभारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना संकट के दौरान पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। 50 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को सूक्ष्म लघु मध्यम और प्रदेश में अनलॉक के बाद प्रारंभ हुए सभी बड़े उद्योगों में उन्हें व्यवस्थित रूप से समायोजित करने के साथ ही महिला आजीविका समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अंतर्गत 5 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों के सफलतापूर्वक नियोजन, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में, विभिन्न परियोजनाओं में 10 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण भी आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से
फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले। 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर, टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार के स्किल मैन पावर आई। 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। इस वक्त संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में सुनिए। No, Queen Madam, you have written the script of corruption. You have to come and explain. Thank you. सर, इसमें चूंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, 4 केंद्रों की आपने बात की है, तो अब चूंकि आप सत्ता में हैं सर, तो इसका ऑडिट होना चाहिए और इस पर अब कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, आप मांग करेंगे? देखिए, इस पे बिल्कुल सरकार इसका दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से देखेगी कि इसका ऑडिट होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि नहीं। नो करप्शन कैन एवर गो अनइन्वेस्टिगेटेड। जहां करप्शन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और ये कांग्रेस की एक आदत है। आप देखिएगा, अभी 1 घंटे बाद उनके कोई रणदीप सुरजेवाला जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बोलेंगे अगर भ्रष्टाचार होता है तो जांच क्यों नहीं करते, जांच करा लो, जांच करा लो। और जैसे ही जांच कराएंगे उसके अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो बदले की राजनीति है, ये बदले की राजनीति नहीं है। ये देश के जनता के पॉकेटमारी जो की है मां बेटे ने, उसकी जांच अवश्य, हम तो एक पार्टी है, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह सकता हूं, मैं जरूर मानता हूं ये सब खुलासा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी भ्रष्टाचार का नाम आता है, wherever there is name of corruption, the name of Congress has to be there. वहां जहां भ्रष्टाचार का नाम आएगा वहां कांग्रेस का नाम होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना कांग्रेस के कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकती है। और आज जिस प्रकार का विषय उजागर हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिन विषयों पर विश्वास होना चाहिए उन विषयों को दरकिनार करके विश्वास में धोखा दिया है। जनता विश्वास करके पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन देती है और जनता के इसी विश्वास पे विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे कि नड्डा जी ने कहा है, वन फैमिलीज हंगर फॉर वेल्थ has cost the nation immensely. ये जो परिवार है, ये जो देश में एक ऐसा परिवार है जो सोचती है कि देश उसी का है, इसी परिवार ने अपने हंगर फॉर वेल्थ के लिए कि सारा जायदाद, सारे पैसे हमारे ही पास आ जाएं, उस कारण से जिस प्रकार के घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसका आज पर्दाफाश हम करने वाले हैं। बंधु, आप जानते हैं 1948 से पीएम नेशनल रिलीफ फंड नामक एक फंड चलता है। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप जानते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के जो बोर्ड था, अनेकों वर्षों तक एक कानून बनाया गया था।
कांग्रेस के समय में कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होगा उसके बोर्ड में सदैव ही नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो भी वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कांग्रेस पार्टी का वो बोर्ड में रहेगा। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा रिलीज होता है किसी भी संस्था के लिए और किसी भी काम के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर, पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी भी रिलीज करती थी, मगर बाद में आया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज होता है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिस काल की विषय में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के थे। सुपर पीएम कौन थी ये आप भी जानते हैं। सुपर पीएम वो सोनिया गांधी। शी वॉज इन द बोर्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड मनी वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड टू द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। यह राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये परिवार चलाती है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स द फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन को कोई चेयर करता है, उसके सबसे बड़े पद पे कोई बैठा है, आसीन है, तो वो सोनिया गांधी जी है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है। तो संबित पात्रा को आप यहां सुन रहे थे एक बार फिर गंभीर आरोप लगाते हुए। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीएम रिलीफ फंड से पैसा ट्रांसफर किया गया। लेकिन इसी मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर भी देखिए। कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का एमओयू किया था। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की। इट इज देयर ओन डॉक्यूमेंट which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? To make an issue of this, particularly when not everybody is aware of what the circumstances might have been, and whether such a transaction or such an agreement ever happened, I think it's just completely unfair. Right now is the time to talk about what is happening in terms of the ground reality in Ladakh, and why is the BJP and the government that claims to be a BJP government is shy of telling the truth to this country. पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 20 दिन से जारी है और हर दिन 20 से 50 पैसे बढ़ाते पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा पिछले 20 दिन में हो चुका है। दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल दोनों 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कीमत पर बिक रहा है। डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी शहर शहर हो रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20वें दिन भी दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए और देश भर के अंदर पेट्रोल की कीमतों में अच्छा खासा उछाल जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा जो है वो हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमतों में 17 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत की अगर बात करें तो डीजल अब फिलहाल 80 रुपए 19 पैसे के भाव से प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो बिक रहा है, तो वहीं पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे जो है वो पहुंच गया। लगातार कीमतों में उछाल जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। कितने पैसों की बढ़ोतरी जो है वो हो रही है और कितना असर जो है वो कस्टमर काफी ज्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल डेली जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी इस टाइम ऐसा हो गया कि डीजल की कीमत ज्यादा है और पेट्रोल की कीमत कम है। तो उस नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।